हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे अपने 12th क्लास का चैप्टर सेकंड यूनिट सेकंड, जिसमें हम कर चुके थे जनसंख्या का वितरण बता चुके थे, जनसंख्या का घनत्व बता चुके थे और हम प्रभावित करने वाले जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बता चुके थे। और आज हम करेंगे जनसंख्या वृद्धि। ये हमारी जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पार्ट 1 देख सकते हो। आज हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि की जब बात करते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए जनसंख्या वृद्धि होता क्या है। तो जनसंख्या जो वृद्धि होता है वो क्या होता है, किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1991 की अगर भारत की बात करें, 1991 और 2011 में जो जनसंख्या है उनके बीच जो समय काल है, एक समय काल ये हो गया और एक समय काल ये हो गया, और इनके बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, जो लोगों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, वो क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। और इसे क्या है, मापने की जो इकाई है उसे हम प्रतिशत के रूप में माप सकते हैं और निरपेक्ष संख्या के रूप में क्या है, हम इसको माप सकते हैं, किसको, जनसंख्या वृद्धि को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि का हम कैसे पता लगाएंगे कि जनसंख्या वृद्धि होती है। तो दो समय अंतरालों के बीच की जो जनसंख्या, मैंने अभी आप लोगों को डेफिनेशन बताई है कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। हर चीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी क्या है हम उसके बारे में अच्छे से क्या है लिख पा सकते हैं। तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि की क्या है, डेफिनेशन है। और अब हम बात करते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है। प्राकृतिक अगर वृद्धि की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है जन्म दर और मृत्यु दर को क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं, जिससे क्या है हमारी क्या है प्राकृतिक वृद्धि क्या है आ जाती है। दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर में बढ़ने वाली जो जनसंख्या होती है, दो समय अंतरालों में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर में बढ़ने वाली जो जनसंख्या को उस क्षेत्र की क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। और इसको जन्म दर और मृत्यु दर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जिससे क्या है हमारी प्राकृतिक वृद्धि क्या है निकल कर आती है। अगर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म दर जो होती है माइनस कर देते हैं मृत्यु दर से और प्लस कर देते हैं आप्रवास और उत्प्रवास को माइनस करके जो निकल के आता है वो हमारी क्या आती है, वास्तविक वृद्धि दर आती है जनसंख्या की। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो हम पहले धनात्मक पॉजिटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, जब दो समय अंतरालों के बीच की अगर बात की जाए तो जन्म और मृत्यु दर क्या है, वो क्या है, जन्म दर मृत्यु दर से क्या है अधिक होती है, तो क्या होता है धनात्मक वृद्धि होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी समय हम ले लेते हैं, दो समय ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया अभी का ले लेते हैं 2019 ले लेते हैं और 2020 जो हमारा ये क्या है कोरोना पीरियड अब चल रहा है। तो अगर बात की जाए 2019 और 2020 की, तो अगर जब हम इनकी दोनों की एवरेज निकालेंगे तब इनको माइनस करेंगे तो हमारी जो परिवर्तन आता है निकल कर दो समय बिंदुओं के बीच में जो परिवर्तन निकल कर आया वो हमारी क्या है, अगर हमारी जो मृत्यु दर है इसमें अधिक मिलती है और यहाँ पर मृत्यु दर कम मिलके जन्म दर अधिक मिलती है, तो वो क्या है हमारी यहाँ पर क्या है धनात्मक जो है
हो जाती है और यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो हो जाती है। तो अगर ऋणात्मक की बात करते हैं तो इसमें क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर से जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से कम होती है, तो क्या है, जनसंख्या क्या है हमारी ऋणात्मक हो जाती है। तो दो समय कालों के बीच जब जनसंख्या क्या है, जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है तो क्या कहलाती है, हमारी जनसंख्या क्या है, ऋणात्मक होती है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये भी जनसंख्या वृद्धि को क्या है, प्रभावित करती है। अब हम बात कर लेते हैं जन्म दर की। जन्म दर कैसे क्या है निकाला जाता है, तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक भी होते हैं। अगर घटक की बात करें तो अशोधित जन्म दर की बात करें, घटक में 3 घटक आते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास क्या है, हमारी जनसंख्या परिवर्तन के क्या है, घटक होते हैं। ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। घटक जो होते हैं हमारे 3 होते हैं। पहले हम देख लेते हैं जन्म दर। अशोधित जन्म दर क्या होता है, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। मतलब प्रति 1000 जो स्त्रियां है वो कितने जीवित बच्चों को क्या है, जन्म दे रही है, उनको क्या है, व्यक्त किया जाता है। तो उसको कैसे व्यक्त किया जाता है, अशोधित जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे, कोई भी वर्ष और उसमें जीवित जन्मे बच्चे और उसी क्षेत्र के वर्ष के जो मध्य में जो जनसंख्या उसको क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 से, तो वो हमारी क्या निकल जाती है, अशोधित जन्म दर क्या है, निकल कर आ जाती है। और इसी प्रकार से क्या है, हमारी मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर निकल के आती है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या और उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जो जनसंख्या होती है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसके साथ, 1000 के साथ, तो वो हमारी क्या निकलाती है, अशोधित मृत्यु दर। तीसरा जो हमारा घटक निकल कर आता है वो आता है प्रवास। प्रवास पहले क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। मैं बार बार आप लोगों को हर चीज़ की क्या है, डेफिनेशन से बता रही हूँ। तो प्रवास क्या होता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जाता है, गमन करता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। और जो प्रवास होता है, व्यक्ति जहाँ पर से जाता है उसको कहते हैं उद्गम स्थल, और जहाँ पर जाता है उसको कहते हैं गंतव्य स्थल। जैसे एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या है, यहाँ से क्या है, यहाँ पर गया, तो ये जो क्षेत्र है हमारा कहलाएगा उद्गम क्षेत्र और या स्थान, या और ये जो हमारा जो क्षेत्र है ये कहलाएगा गंतव्य स्थान। ओके स्टूडेंट्स, तो उद्गम स्थान जो है वहाँ पर क्या होती है, जनसंख्या में क्या है, कमी को दर्शाता है। और जो जबकि जो गंतव्य जो स्थान होता है वहाँ पर क्या होती है, जनसंख्या हमारी बढ़ जाती है। तो ये क्या है, प्रवास जो होता है वो मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की एक दिशा में क्या है, प्रयास के रूप में निरूपित किया जाता है। और जो हमारे प्रवास होते हैं वो स्थायी हो सकते हैं, अस्थायी परमानेंट हो सकते हैं। कोई व्यक्ति क्या है, किसी स्थान पर परमानेंट रहने के लिए जा सकता है, अस्थायी होता है मतलब कुछ टाइम के लिए क्या है, वहाँ पर रह रहा है, नौकरी कर रहा है और उसके बाद वो वहाँ पर आ जाता है। तो प्रवास हमारा मौसमी भी होता है। मौसमी का मतलब होता है कि आप मौसम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, प्रवास कर रहे हो। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या है, गद्दी लोग करते हैं कि वो पहाड़ों पर क्या है, जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो पहाड़ों पर चले जाते हैं, सर्द ऋतु में वो नीचे क्या है, घाटी में आ जाते हैं। तो वो भी क्या है, हमारा मौसमी प्रवास होता है। और मौसमी प्रवास हमारा जैसे कोई भी मज़दूर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एरिया में रोज़गार के लिए जाते हैं, वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और फिर जब फसल का टाइम आता है तो वहाँ पर अपने उद्गम स्थल पर जाते हैं और वहाँ पर खेती वगैरह की फसल बो कर क्या है, दोबारा से क्या है, दिहाड़ी मजदूरी के लिए दूसरे वाले स्थान पर जाते हैं। तो वहाँ पर भी क्या है, ये भी क्या हो जाता है, हमारा मौसमी प्रवास हो जाता है। और जो हमारे प्रवास है वो गांव से हो सकता है। गांव में एक व्यक्ति गांव का है, वो गांव से गांव में जाता है। एक व्यक्ति गांव से क्या है, नगरों की तरफ जाता है। सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रवास होता है वो गांव से नगरों की तरफ क्या है, सबसे
ज़्यादा होता है। अगर क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है नेट, एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी में कि जो गांव से कौन सा प्रवास सबसे ज़्यादा होता है, तो गांव से गांव की ओर जो गांव से नगर की ओर जो प्रवास होता है वो क्या है, सबसे ज़्यादा होता है। प्रवास नगर से नगर की ओर होता है और नगर से गांव की ओर भी हो सकता है। तो ये क्या है, हमारे प्रवास है कि कैसे कैसे हमारे प्रवास होते हैं, माइग्रेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं अप्रवास क्या होता है और उत्प्रवास क्या होता है। अप्रवास की बात करें तो प्रवासी जो किसी एक स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। मतलब किसी एक स्थान पर जाते हैं तो उसको कहते हैं अप्रवासी। और उत्प्रवासी प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, एक स्थान से क्या है, बाहर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं उत्प्रवासी बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे कौन से प्रभावित करने वाले कारक है हमारे प्रवास को, माइग्रेशन को। तो प्रभावित करने वाले, प्रवास को प्रभावित करने वाले अगर कारकों की बात की जाए तो उसमें दो कारक उभर कर आते हैं। एक होता है प्रतिकर्षक कारक और एक होता है उपकर्षक कारक। प्रतिकर्षक कारक में क्या है, व्यक्ति को मजबूरी में क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। बेरोजगारी की वजह हो सकती है, रहन सहन की निम्न दिशा हो सकती है, राजनीतिक उपद्रव हो सकता है, प्रतिकूल जलवायु हो सकती है, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हो सकता है, महामारी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जिसके कारण क्या है, जहाँ पर उद्गम स्थल पर व्यक्ति रह रहा वो मजबूरी में क्या करता है, दूसरे क्षेत्र में उसको जाना पड़ता है। मतलब पुश फैक्टर जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं उस इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए। एक जो फैक्टर होता है पुल फैक्टर होता है, पुल फैक्टर क्या कर रहा है, जाने के लिए भी क्या है, प्रेरित करता है, प्रभावित करता है। कैसे करता है कि लोगों का जो काम करने के बेहतर अवसर के लिए क्या है वो जा रहे हैं, रहन सहन की दिशाओं को अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, शांति और स्थायित्व के लिए जा रहे हैं, जीवन और संपत्ति के लिए, अनुकूल जलवायु के लिए क्या है, वो अपने उद्गम स्थल से गंतव्य स्थल की ओर क्या है, आकर्षित होकर क्या है वहाँ पर किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं। वो क्या होते हैं, पुल फैक्टर होते हैं। इसमें क्या है, कोई भी पुश नहीं किया जाता कि आप जाओ, आपको जाना ज़रूरी है। इसमें क्या है, व्यक्ति क्या है अपनी इच्छा से क्या है जाता है, आकर्षित होकर क्या है किसी क्षेत्र से जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की अगर बात की जाए तो इसमें बोला किया गया है कि जो जनसंख्या की कैसी कैसी प्रवृत्ति थी, स्टार्टिंग से लेकर अब तक कैसी प्रवृत्ति पाई गई है। तो अगर बात की जाए 21वीं शताब्दी की, हमने ऊपर भी देखा था, तो 21वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो क्या है, 600 करोड़ से क्या है अधिक जनसंख्या क्या है पृथ्वी पर रहती है। अगर 2011 की बात की जाए तो 700 करोड़ जो जनसंख्या है क्या है वो विश्व में रह रही है। तो क्या है, ये क्या है, इस आकार तक पहुंचने में जो जनसंख्या वृद्धि को शताब्दियों लगे है। प्रारंभ की अगर बात की जाए जनसंख्या की तो जो जनसंख्या वो धीरे धीरे बढ़ी है और 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व जो हो हमारा समाज था वो कृषि के उद्भव आरंभ के पश्चात जो जनसंख्या का आकार था जो वो बहुत ही छोटा था। मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो जो जनसंख्या थी वो क्या थी, हमारी 80 लाख जो है जनसंख्या विश्व की इस टाइम पर थी। ईसा की पहली शताब्दी की अगर बात की जाए तो जनसंख्या जो थी वो हमारी थी 30 करोड़ से भी कम। अगर 16 और 17वीं शताब्दी की अगर बात करते हैं तो वहाँ जो जनसंख्या थी बढ़ती, विश्व व्यापार ने जो हमारी जनसंख्या को क्या है तीव्र वृद्धि दी और एक मंच दिया, जिसके कारण क्या है धीरे धीरे और तीव्र गति से क्या है हमारी जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हो गई। और 1750 की अगर बात की जाए तो 1750 में क्या है औद्योगिक क्रांति का क्या है आरंभ हुआ था, उदय हुआ था। उस टाइम पर क्या थी, विश्व की जनसंख्या क्या थी, 55 करोड़ क्या है विश्व की जनसंख्या उस टाइम पर थी। 18वीं शताब्दी की बात करी जाए तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात औद्योगिक क्रांति का उदय हो चुका था और उस क्या था मिड काल आ चुका था। तो उस टाइम पर क्या है हमारी जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से क्या है बढ़ रही थी।
उसके भी बहुत सारे कारण हैं, उनका भी देखेंगे कि क्या क्या कारण है जिसके कारण क्या है हमारी जनसंख्या बढ़ी। उसका कारण था एक तो प्रौद्योगिकी प्रकृति, और जन्म दर क्या है घट रही थी, और तीव्र जो है जो मृत्यु दर थी वो बिल्कुल घट चुकी थी, जन्म दर बढ़ चुकी थी, जिसके कारण क्या है हमारी जनसंख्या में क्या है विस्फोटक क्या है वृद्धि हुई थी। और जनसंख्या क्या है तीव्र गति से उस टाइम पर क्या है हमारी बढ़ी थी। उसके कारण बहुत सारे थे, महामारी और संक्रमण जो रोग थे उनके टीके वगैरह आ चुके थे, मृत्यु दर में तीव्रता से गिरावट आ गई थी, चिकित्सा सुविधाएं आ चुकी थी। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जो जनसंख्या वृद्धि को क्या है बढ़ा रहे थे। ये हमारा बड़ा अच्छा क्या है डायग्राम दे रखा है, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के बारे में बता रखा है। पहले हम ये देखते हैं, ये वाला जो डायग्राम है हम इसको देखते हैं कि हमारी जो हमने बात की थी वर्तमान से लेकर अब 12,000 मतलब 8,000 से हमने स्टार्ट किया था, और 12,000 अब वर्ष पूर्व तक क्या है हमारा जो समाज था वो कृषि का विकास और विस्तार उस टाइम पर हो रहा था, और हमारी जो जनसंख्या थी वो भी क्या है 80 लाख के से भी कम अगर बोला जाए तो थी। फिर हमारा ईशा का जन्म हुआ, ईशा के जन्म के बाद क्या है जो जनसंख्या थी अगर बात की जाए अरबों में बात की जाए तो 0.25 अरब जो जनसंख्या थी वो हमारी उस टाइम पर थी। ईशा के जन्म के टाइम पर अरबों में बात हो रही है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ अरबों में बात हो रही है। फिर आया हमारी 16 में क्या है हमारा 0.5 अरब जो है जनसंख्या उस टाइम पर हो गई थी। हमने ऊपर भी इन चीज़ों के बारे में देखा है। तो उसके बीच में क्या है यूरोपीय खोज और उपनिवेशवाद और बसाव का युग क्या है उस टाइम पर चला हुआ था, खोजें वगैरह हो रही थी। उपनिवेशवाद कॉन्टिनेंटल और देशों को क्या है यूरोपियन कंट्री और बहुत सारी कंट्री क्या है खोजें कर रही थी और देशों का पता लगा रही थी। फिर हमारा आया 700 की बात की जाए, 700 के मिड की अगर बात की जाए तो औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के बाद फिर हमारा 18वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच के अगर बात की जाए तो परिवहन की जो सुविधा है, जो औद्योगिक क्रांति क्या है अपने चरम सीमा पर थी। 1850 के बाद क्या है जनसंख्या में एक विस्फोटक वृद्धि हुई और तीव्र गति से क्या है वृद्धि स्टार्ट होने लग गई। और फिर 19वीं शताब्दी में सफाई और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं आई, जैविक प्रौद्योगिकी आई, सूचना और कंप्यूटर युग आया, जिसके कारण क्या है एक तीव्र गति से क्या है जनसंख्या एकदम से बढ़ने लगी। और वर्तमान का समय है, आप लोगों को पता ही है हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी तीव्र गति से क्या है बढ़ रही है। अब हम जनसंख्या का ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारा क्या है जनसंख्या का ग्राफ है। यहाँ पर क्या है हमारी जनसंख्या एकदम से कम हुई, थोड़ी सी कम हुई, थोड़ी सी कम होने के कारण फिर हमारा ग्राफ उठा और ग्राफ ऐसा उठा कि आज तक नीचे नहीं गया है। तो क्या है हमारी जनसंख्या तीव्र गति से क्या है बढ़ रही है। आप लोग देख सकते हो ग्राफ को, ये हमारा जो है जनसंख्या का ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा जनसंख्या का ग्राफ है। ये क्या है तीव्र गति से क्या है हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ रही है। इसके कारण भी हमें पता चल गए और क्या क्या कारण हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी जनसंख्या है वो कैसे बढ़ी और उसको दुगना होने में कितना समय लगा। तो अगर 1830 की बात की जाए तो 1 अरब क्या है जनसंख्या निवास करती थी 1830 के आसपास, और 1830 से 1890 में क्या है हमारी जनसंख्या क्या हुई विश्व की जनसंख्या 2 अरब हो चुकी थी, और उसको जो समय लगा था वो क्या है 100 वर्ष लगा था। अगर बात की जाए यहाँ पर क्या है 100 वर्ष क्या है इतना बड़ा समय अंतराल है, वो क्या है 100 वर्ष लगे हमारी जनसंख्या को क्या है दुगना होने में। लेकिन जब मैंने आप लोगों को बताया है कि फिर क्या है औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गई और फिर क्या तीव्र गति से क्या है जनसंख्या में वृद्धि होने लग गई। 1930 से 1960 की अगर बात की जाए तो 30 वर्ष क्या है 3 अरब होने में लगे हमारी जनसंख्या को। फिर 1960 से 1975 में है 15 वर्ष क्या है हमारी जनसंख्या को होने में लगे 4 अरब जो जनसंख्या है वो उस टाइम पर रहती थी। फिर है 1987
में 12 जो वर्ष है 12 वर्ष लगे हमारी जनसंख्या को 5 अरब होने में। 1999 में भी 12 वर्ष लगे 6 अरब होने में। और 2011 में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी जो जनसंख्या है वो क्या है 7 अरब हो चुकी है। और अब 2023 में क्या है हमारी जो जनसंख्या है वो क्या है 8 अरब हो जाएगी। तो उसको दुगना होने में आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितना समय लगा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जनसंख्या के दुगना होने की। हमने बात कर ली कि कितना क्या समय दोगुना होने में लगा है। एक बार हम फिर देख लेते हैं विश्व की जनसंख्या के दुगने होने की जो अवधि है वो कितनी है। तो विश्व की जो जनसंख्या की अगर अवधि की बात की जाए तो 10,000 ईस्वी पूर्व की अगर बात की जाए तो 50 लाख क्या है उस टाइम पर जनसंख्या थी। और 50 लाख से 50 करोड़ होने में दुगना होने में उसको कितना 1500 वर्ष का क्या है समय लगा। और 100 करोड़ आप ये याद कर लेना, ये वर्ष बड़े पूछे जाते हैं। जनसंख्या के दुगना होने का कितना समय लगा, ये इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन बनते हैं। तो जनसंख्या को दुगना होने में क्या है 1650 की अगर बात की जाए तो 50 करोड़ 1500 वर्ष क्या है जनसंख्या को दुगना होने में लगे। और 1850 की अगर बात की जाए तो 100 करोड़ जनसंख्या होने में, मतलब 50 से 100 करोड़ होने में क्या है 200 वर्ष का समय लगा। अब धीरे धीरे क्या है वर्ष जो है कम होने लग रहे हैं। 1930 की बात कर लेते हैं। 200 करोड़ होने में क्या है कितना वर्ष लगा हमारे 80 वर्ष जो है लगे। फिर 1975 की अगर बात करते हैं 400 करोड़ होने में क्या है जनसंख्या को कितना समय लगा 45 वर्ष लगे। और 2012 में बोला गया है 8 करोड़ होने में, जो हमारा 2023 के अप्रोक्स होता है उसमें क्या है 37 वर्ष क्या है लगे हमारी जनसंख्या को होने में। तो कहीं ना कहीं क्या है हमारी जनसंख्या में दोगुने होने का जो कमी है या अवधि है वो क्या है धीरे धीरे कम होती जाने लग रही है। ये हमारी जनसंख्या को दुगने होने की अवधि बता रखी है। जनसंख्या वृद्धि दर के प्रतिशत में बता रखा है कि कौन से देशों में उच्च जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है और कौन से देशों में निम्न जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। तो लाइबेरिया जो है वहाँ पर जनसंख्या उच्च पाई जाती है। सोमालिया, यमन, सऊदी अरब और ओमान में जनसंख्या जो है वृद्धि दर क्या है बहुत ही अधिक है। अगर बात की जाए निम्न जनसंख्या वृद्धि दर की तो लेटविया, एस्टोनिया, रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन और इटली और डेनमार्क में क्या है नेगेटिव में क्या है जनसंख्या वृद्धि है। जितने भी यूरोपियन कंट्री वहाँ पर क्या है विकास हो चुका है, विकसित कंट्री है वहाँ पर क्या है जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम है। बात करते हैं अब हम जनसंख्या परिवर्तन के स्थानीय प्रतिरूप की। तो जनसंख्या अगर परिवर्तन के स्थानीय प्रतिरूप की बात की जाए तो विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में क्या है जनसंख्या वृद्धि क्या है आपको अधिक मिलेंगी विकासशील देशों में। और विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर आपको कम मिलेगी। वो मैंने आपको ऊपर भी बताया। जनसंख्या अगर ज़्यादा है तब भी क्या है संख्या ज़्यादा है वृद्धि ज़्यादा है तब भी क्या है किसी देश को फ़ायदा नहीं होता। तो जनसंख्या देश के अकॉर्डिंग क्या है संतुलित होनी चाहिए, जिससे क्या है कोई भी जो देश है वो क्या है अच्छे से विकास कर सके। जनसंख्या वृद्धि की कॉन्टिनेंटल वाइज क्या है महाद्वीपीय वाइज क्या है हमें दे रखी है कि कैसी वृद्धि है। तो ये अफ्रीका में क्या है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है विश्व की अगर बात की जाए। फिर हमारी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये वाली जो कंट्री है जो हमारी जनसंख्या वृद्धि क्या है इसमें बताई गई है। यूरोप में हमारी अगर जनसंख्या वृद्धि देखी जाए जो हमारे देश है अफ्रीका, यूरोप और ये जितने भी देश दे रखे हैं तो आप लोग क्या है इसको सीरीज़ वाइज लगा सकते हो कि कहाँ पर क्या है जनसंख्या वृद्धि दर कैसी है। अगर बात की जाए विश्व की तो 1.4 क्या है जनसंख्या वृद्धि क्या है बताई गई है।
और बात की जाए अफ्रीका की, अफ्रीका में क्या है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है। यूरोप की बात की जाए तो 0.0 क्या है जनसंख्या वृद्धि क्या है दर्ज की गई है। तो आप क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है। तो आप लोग अच्छे से बता सकते हो, आई होप आप लोग बता सकते हो इसका आंसर, और मुझे कमेंट्स करके भी बताना जो मैंने आप लोगों को पूछा है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव की अगर बात की जाए तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित होता है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्या को उत्पन्न करती है। मैंने अभी अभी आप लोगों को ऊपर बताया है कि किसी भी एक निश्चित स्तर के बाद जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो क्या है कहीं ना कहीं क्या है समस्याओं को क्या है उत्पन्न करती है, और वो संसाधनों का ह्रास क्या उस टाइम पर क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है, और एक गंभीर जो चिंता का जो है विषय उस देश के लिए बन जाता है। संसाधनों का शोषण होने लग जाता है, जनसंख्या के पोषण के लिए क्या है संसाधनों का शोषण होना स्टार्ट हो जाता है। होने का जो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 1.9% जो है जनसंख्या वृद्धि दर है, और भारत की जो आबादी है 1 अरब जनसंख्या क्या है 30 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ये अनुमान लगाया गया है। और विकसित राष्ट्रों की बात करें तो वो अपनी जनसंख्या दुगनी करने में, जैसे यूरोपियन कंट्री है उनमें क्या है जो विकसित राष्ट्र है अगर उनकी जनसंख्या दोगुनी होती है तो उसमें लगभग जो समय लगेगा वो लगेगा 318 वर्ष जो है वो क्या है समय लगेगा। जबकि कुछ देश ऐसे हैं जिनका क्या है अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते कि उनकी क्या है जनसंख्या कब दुगनी हो सकती है। बहुत सारे ऐसी कंट्री अभी है जो जिनका पता नहीं है कि वो दुगना, क्योंकि वहाँ पर जो है वृद्धि दर बिल्कुल माइनस में जा चुकी है। बात करते हैं फिर हम जनानिकीय संक्रमण की। तो जनानिकीय संक्रमण क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। जनानिकीय संक्रमण क्या है कि किसी भी कोई भी प्रदेश है या विश्व की जनसंख्या की भविष्यवाणी करने के लिए और उसका पुनर्अनुमान लगाने के लिए क्या किया जाता है जनसंख्या संक्रमण का क्या है सहारा लिया जाता है। तो इसमें क्या है सोसाइटी दिखाई हुई है कि पूरे विश्व की सोसाइटी फर्स्ट जब से जन्म दर और मृत्यु दर के जब से पृथ्वी पर मानव का उद्भव हुआ है तब से लेकर अब तक क्या है जनसंख्या में कैसे परिवर्तन हुआ है और कौन कौन सी अवस्थाएं आई है परिवर्तन होने के लिए, उस चीज़ के बारे में क्या है दर्शाया गया है। तो पहले क्या है जैसे कि बात करते हैं जनसंख्या के जब उद्भव की बात हुई है तो उस टाइम पर क्या है जो समाज था वो खेतीहर समाज था, ग्रामीण समाज था, अशिक्षित जो है उस टाइम पर अवस्था थी, उन्नति नहीं हुई थी। नगरीय और औद्योगिकरण और साक्षर कैसे धीरे धीरे भी क्या है समाज क्या है धीरे धीरे साक्षरता की तरफ गया, नगरीकरण की तरफ गया, औद्योगिकरण की तरफ गया, और धीरे धीरे क्या है पॉपुलेशन में भी क्या है वृद्धि हुई। हम ऊपर इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो उस टाइम पर क्या था अगर हम बात करते हैं ग्रामीण समाज की और खेतीहर समाज की अशिक्षित अवस्था की, तो उस टाइम पर क्या थी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या थी उच्च थी। जन्म दर भी उच्च थी और जो है मृत्यु दर भी क्या थी उच्च थी, जिसके कारण क्या है हमारी जनसंख्या क्या है वो धीरे धीरे क्या थी बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही नगरीकरण आया, औद्योगिकरण आया, साक्षरता आई तो धीरे धीरे क्या है जनसंख्या में मृत्यु दर तो कम हो गई और जनसंख्या क्या है जन्म दर क्या है वो क्या है बढ़ने लग गई। तो बढ़ने लग गई तो उससे क्या हुआ एकदम से तीव्र गति से क्या है जनसंख्या बढ़ने लग गई। तो उस चीज़ के बारे में क्या है हमें इसमें बताया गया है, और ये जितना भी चक्कर है इसको कहते हैं जनानिकीय चक्कर। ठीक है, इसमें हमें अच्छे से दिखा रखा है ग्रामीण समाज और जो नगरीय और औद्योगिक जो समाज है उसके बारे में दिखा रखा है, और जनान के संक्रमण के बारे में बता रखा है कि कैसे कैसे समाज में क्या है
परिवर्तन हुआ। इस मॉडल में क्या है, हमें 3 अवस्थाएं बता रखी है। 3 अवस्थाओं के बारे में क्या है, हमें इसमें बता रखा है कि कैसे कैसे क्या है समाज में परिवर्तन हुआ। जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत में कैसे कैसे क्या है अवस्थाएं दी गई है और कैसे हुआ। तो पहले हम फर्स्ट जो अवस्था है, फर्स्ट स्टेज जो है उसके बारे में देख लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट स्टेज, ये जो पोर्शन है हमारी स्टेज का, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा आता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या था, हमारी जो समाज था वहाँ पर क्या है उच्च जन्म दर थी और उच्च ही क्या थी मृत्यु दर उस टाइम पर हमारी थी। उच्च जन्म दर थी और उच्च मृत्यु दर थी, महामारी थी, भोजन की अनिश्चितता थी की आपूर्ति थी, मृत्यु दर की भी क्या है अधिक थी, जिसके कारण जो हमारी वृद्धि हो रही थी वो क्या थी, धीमी वृद्धि उस टाइम पर हो रही थी। जिससे क्या है अधिकांश लोग क्या है खेती में कार्य करते थे। बड़े परिवारों की क्या है परिसंपत्ति माना जाता था। जीवन प्रत्याशा भी क्या थी, कम थी। तो जनसंख्या क्या है उस टाइम पर बहुत ही कम थी। ये जो अवस्था थी, अशिक्षित समाज था। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश क्या है इसी अवस्था में क्या है आते थे। 200 वर्ष पूर्व की बात है। तो उस टाइम पर क्या थे, उस टाइम पर क्या है हमारी जो समाज था उसमें फर्स्ट जो अवस्था बोली जाए तो ये वाली जो अवस्था थी उस टाइम पर थी। तो इसमें क्या है बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। बांग्लादेश में जो है वर्षा वनों में जो आदिवासी रहते हैं वो क्या है इसी अवस्था में रहते हैं। उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है, अशिक्षित है, औद्योगिकरण नहीं है, खेती हर किसान है, अपना जो जीवन स्तर है वो भी निम्न है, जिसके कारण क्या है उनकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी बहुत ही कम है। और इसमें हमें 2 ग्राफ भी दे रखे हैं। एक ग्राफ हमें क्या है जन्म दर का दे रखा है, एक हमें मृत्यु दर का दे रखा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इस समाज में क्या है एकदम से ऐसे करके क्या है हमारे बनाया हुआ है, ऐसे जो है बनाया हुआ है, जिससे आपको कभी तो जन्म दर अधिक मिलेगी, कभी मृत्यु दर अधिक मिलेगी। इस हमारी फर्स्ट अवस्था में ऐसे क्या है कंडीशन दी गई है। हम अब सेकंड जो हमारी अवस्था है, द्वितीय अवस्था की बात करते हैं। तो इसमें जो समाज है इसमें जो प्रजननशीलता भी उच्च बनी हुई है, मतलब जन्म दर भी क्या है उच्च है और समय के साथ क्या है घटती जाती है। जो जन्म दर है वो समय के साथ क्या है, क्योंकि प्रौद्योगिकी आ चुकी है, स्वास्थ्य सुविधाएं आ चुकी है और मृत्यु दर भी क्या है कम हो चुकी है और लोग शिक्षित हो गए हैं। तो जो जन्म दर है वो क्या है पहले जितनी ऊंची थी उससे थोड़ा सा कम आई है। ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, कम क्या है नीचे की तरफ क्या है बनी हुई है। और जो हमारी जो मृत्यु दर है वो भी क्या है घटी हुई है। और स्वास्थ्य मैंने आप लोगों को कारण भी बता दिए, स्वास्थ्य संबंधी दिशाएं, स्वच्छ एवं सुधार और जितनी भी जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च है। तो ये क्या है, ये हमारी जनसंख्या को क्या कर रहा है वृद्धि की तरफ लेके जा रहा है। आप लोग देखोगे कि ये जो जनसंख्या है ये क्या है ये भी घट रही है और हमारी ये अवस्था भी क्या है घट रही है। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है पेरू का, ये वाली जो कंडीशन है पेरू का और श्रीलंका और केन्या की, ये वाला जो विस्तृत होती हुई जनसंख्या के बारे में क्या है इसमें बता रखा है। अब बात करते हैं हम अंतिम अवस्था की। प्रजननशीलता और मात्रता दोनों क्या है घट जाती है। बेसिकली जो हमारे जनान के संक्रमण की अवस्था अगर बोली जाती है, वैसे इसमें 3 दे रखी है, 5 अवस्थाएं बोली जाती है और 5 अवस्थाओं को अलग अलग तरीके से दिखा रखा है कि कैसे बढ़ती है और कैसे धीरे धीरे कम होती जाती है। और 3 अवस्थाओं में क्या है हमें इसको इंक्लूड करना है। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है जनान के संक्रमण का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी अंतिम अवस्था की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है हमारी जन्म दर भी क्या है बिल्कुल घट रही है, मृत्यु दर भी क्या है दोनों क्या है एकदम से घट रही है। और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है और मंद गति से। ये जितनी भी अवस्थाएं हैं ये विकसित देशों में आपको मिलेगी। नगरीकरण
जनसंख्या क्या है, नगरीय हो जाती है, शिक्षित हो जाती है, तकनीकी ज्ञान क्या है हमारी जनसंख्या में आ जाता है, जनसंख्या विचारपूर्वक परिवारों का आकार का क्या है, नियंत्रण हो जाता है, जिससे क्या है जनसंख्या क्या है तीव्र गति से घटना हमारी स्टार्ट हो जाती है। और जिसे जैसे मैंने बताया था कि जनसंख्या क्या है नेगेटिव में चली जाती है। तो ऐसी अवस्था क्या है हमारी जनसंख्या के नीचे आ जाती है। और क्या है ऐसी जैसी हमारी फर्स्ट अवस्था की जब मैंने बात की थी ऐसी ही हमारी क्या है यहाँ पर अवस्था हो जाती है। लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर क्या है दोनों घटी हुई है। यहाँ पर जन्म और मृत्यु दर दोनों क्या थी बढ़ी हुई थी, जिसके कारण क्या है जनसंख्या भी ज़्यादा थी। यहाँ पर क्या है निम्न उतार चढ़ाव क्या है हमें तीसरी अवस्था में देखने पड़ते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो हमारी जनसंख्या है उसका क्या है दे रखा है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं। अगर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है, जनसंख्या को नियंत्रण करना है तो परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए। जन्म को जो परिवार नियोजन का काम क्या होता है, बच्चों के जन्म को रोकना होता है, 2 बच्चों के बीच के अंतराल को रखना होता है, इन जितनी भी गर्भ निरोधक क्या है उपाय करने होते हैं, प्रचार करना होता है, शिक्षा होती है। तो ये क्या है कहीं ना कहीं क्या है महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उसमें मुख्य भूमिकाओं का अदा होना ज़रूरी होता है। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बहुत सारे हैं। एक विद्वान आए थे थॉमस माल्थस जो थे, उन्होंने क्या है ये जो डेट है ये थोड़ा सा गलत दे रखी है। तो उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं वो है खाद्य जो आपूर्ति की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ते हैं। जो जनसंख्या जो हमारे संसाधन है या खाद्य आपूर्ति जहाँ जिनसे हमें खाना मिलता है उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारी जो जनसंख्या वो क्या है नहीं बढ़ती है। जनसंख्या क्या है नहीं बढ़ती है, जिसके कारण जनसंख्या को और हमारे खाद्य जो ये आपूर्ति जो कि जो बढ़ अपेक्षा अधिक तेज़ी से जो बढ़ रही है जनसंख्या उसको संतुलन में करने के लिए क्या है वृद्धि को संतुलन में करने के लिए क्या है अकाल, महामारी और युद्ध क्या है इसमें अचानक से क्या करते हैं गिरावट लाते हैं और इन दोनों में क्या है फिर से संतुलन हो जाता है। माल्थस ने अपने सिद्धांत में बेसिकली क्या है इनको दिया था कि ऐसे ऐसे क्या है ये गिरावट होती है। जनसंख्या के नियंत्रण करने के उपाय उन्होंने उस टाइम पर दिए थे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कहेंगे कि अभ्यास के मैम अभ्यास के क्वेश्चन करवा दीजिए तो मैं आपके अभ्यास के क्वेश्चन भी बड़े अच्छे से करवाऊंगी। आप कमेंट में मुझको लिखकर भेज सकते हो। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, नमस्कार।